वेलकम स्टूडेंट्स। अब क्लास 8th का अपन जो फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो क्रॉप यानी कि फसल हैं उनको कैसे प्रोड्यूस किया जाए और उनका रख रखाव कैसे हो। तो यही आपका टॉपिक है, तो देखते हैं। देखिए, छोटी सी बात है, हम क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए हमें सीड की नीड होती है। ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमें खेती में काम आते हैं, पानी वगैरह में डालना होता है, मेहनत लगती है किसान की। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देखिए, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है। सिंपल भाषा में बात करें, जो हमारी खेती बाड़ी का जो काम है वो आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्रॉप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर क्रॉप नहीं है तो फिर ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं होंगी। अब क्रॉप क्या होता है, देखिए, एक एरिया पे यानी कि एक लैंड फॉर्म पे या फिर एक फील्ड पर सेम तरह के प्लांट्स को उगाना एक लार्ज स्केल पे, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं क्रॉप के, वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट, यानी कि वीट की क्रॉप। और भी हो सकती हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सरल्स हैं, ये सारी की सारी क्रॉप हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं, टेम्परेचर भी होता है, ह्यूमिडिटी भी है, रेनफॉल भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं। ठीक है, हमारा जो इंडिया है वो मिनरल रिच है, तो उसके आधार पे फसलें बांटी गई हैं, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। वैसे तो 3 प्रकार की हैं, खरीफ, रबी और जायद। तीसरा आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम आपको बता देंगे। पहला है आपका खरीफ क्रॉप्स। देखते हैं खरीफ क्रॉप्स क्या है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, यानी कि वो क्रॉप्स जिनको रेनी सीजन में बोया जाता है। ठीक है, यानी जून टू सितंबर मंथ के बीच में जो क्रॉप्स बोई जाती हैं आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं, जिसमें एग्जांपल आते हैं आपके पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ठीक है, अगला है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या है, विंटर सीजन यानी कि सर्दी की फसल है, अक्टूबर टू मार्च होती है, इनको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड इनके एग्जांपल हैं। अब एक और होती है जो जायद की क्रॉप्स। जायद की क्रॉप्स में क्या होता है, जो वाटरमेलन है, तरबूज, खीरे, ककड़ी वगैरह जो हैं, ये सारी सारी जायद की क्रॉप्स होती हैं। ये लगभग मार्च, अप्रैल, मई के आसपास इनको बोया जाता है। ठीक है, ये आपकी जायद की फसलें होती हैं। अब है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि किसान बेसिक प्रैक्टिस कौन सी करता है जब वो फसलों को बोता है। देखते हैं वो कौन कौन सी है। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सोइंग यानी बीजों को बोना, एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर, खाद वगैरह डालना, इरिगेशन पानी वगैरह देना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी खरपतवार, वीड्स मतलब होता है खरपतवार यानी कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इनसे बचाना, हार्वेस्टिंग उनकी कटिंग और स्टोरेज। ठीक है, तो पहला अपना जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को किस प्रकार तैयार किया जाए जिससे कि उसमें बीज बोए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मिट्टी को हमें लूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लोइंग, यानी खेतों को जोतना। उसमें क्या होता है, प्लोइंग और टिलिंग नाम की दो चीज़ें हैं वो की जाती हैं, जिसकी वजह से हल के द्वारा यानी फ्लो के द्वारा मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से मिट्टी लूज़ हो जाती है और सीड अंदर गहराई तक जाते हैं और उस मिट्टी में एयर गैप्स बन जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है और सीड अपना जर्मिनेट करने लग जाता है। ठीक है, अब उसमें हमें खाद भी डालनी पड़ती है। ठीक है, अगर खाद की कमी है, क्योंकि खाद नहीं होगी तो प्लांट को नरिशमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, नरिशमेंट मिलेगा तो आपकी जो प्लांट अच्छा होगा और मिट्टी भी आपकी न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी, तो हमें बाहर से डालने पड़ते हैं। और कुछ खाद पहले से ही होती है, अगर खाद की कमी है तो हम आगे से डाल देंगे अपनी तरफ से। ठीक है, देखिए जो मैं आपको बता रहा था, टिलिंग और प्लोइंग यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप मिट्टी को, खेत की जो मिट्टी है उसको लूज़ और टर्न करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लोइंग। ये ट्रैक्टर, पहले तो हम क्या करते थे, एनिमल्स के थ्रू करवाते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ह्यूमन लेबर भी बहुत होता था। लेकिन आजकल हम ट्रैक्टर से करवाते हैं तो बहुत जल्दी ये चीज़ हो जाती है, इससे हमारा टाइम भी बचता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, बीजों को बोने से पहले मिट्टी को नम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर अब मिट्टी आपकी नम नहीं है तो बीज अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। अब है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, यानी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं या फिर कौन कौन से यंत्र हैं जो हम खेती बाड़ी में यूज़ में लेते हैं। जैसे कि प्लो है, हो है और कल्टीवेटर है। जैसे फिगर नंबर 1.1 में आपको प्लो दिख सकता है, यानी कि हल।
पहले इस प्रकार से करवाते थे कि 2 बैल लिए, बैल के ऊपर एक हल वो बांध दिया और प्लोइंग करवाई जा रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था। ये देखिए प्लो का डायग्राम कुछ ऐसा है, प्लो शाफ्ट है, प्लो शेयर है, ठीक है। ये मिट्टी के अंदर जाता था और करता था। प्लो क्या करता है, मिट्टी को उथल पुथल करने का काम करता है, यानी कि मिट्टी को ऊपर नीचे करने का काम करता है। इस पर एक हैंडल होता है, एक शाफ्ट होती है जो बैलों के कंधों पे डाल दी जाती है, और एक हैंडल को किसान पीछे से पकड़ लेता है और प्लोइंग की जाती है, ठीक है। आजकल वुडन की जगह हम आयरन प्लो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं HOE। देखिए इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये हो का डायग्राम है, आपकी बुक में देखेंगे तो बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये भी एक तरह का सिंपल टूल है, जो भी वो क्या करता है, वीड्स को यानी कि खरपतवार, अनवांटेड प्लांट्स को हटाने का काम करता है और मिट्टी को लूज़ करने का काम करता है, ठीक है। ये आयरन से बना हुआ होता है, ये एक मॉडर्न टेक्निक में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए कल्टीवेटर क्या है, यानी जो आजकल हम जो ट्रैक्टर से प्लोइंग करवाते हैं तो उसमें कल्टीवेटर लगा होता है। आप जैसे इसमें देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के बैक साइड में कल्टीवेटर आपको दिखा रखा है। इस ट्रैक्टर को एक ह्यूमन चलाता है और कल्टीवेटर के थ्रू प्लोइंग कर दी जाती है। अब है सोइंग, यानी बीजों को बोना। बीजों को बोना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मिट्टी की टिलिंग और प्लोइंग अच्छे से हो जाती है तो सोइंग का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। इसके लिए फार्मर क्या करता है, एक अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सेलेक्ट करता है। अब अच्छी क्वालिटी के सीड हम कैसे सेलेक्ट करें, सेलेक्शन ऑफ सीड देखिए सिंपल सा तरीका है। सीड की क्वालिटी पता करने के लिए एक बाल्टी लें, उसको पानी से भरें। अब जिन बीजों को आपको बोना है उसमें उन बीजों को डाल दें पानी में। जो बीज पूरी रूप से पानी के अंदर डूब जाते हैं वो सारे के सारे हेल्दी हैं, और जो डूब नहीं पाते हैं वो बीज हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं, हो सकता है उनके अंदर कीड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके डैमेज सीड हैं जिनसे कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो उनको हटा दिया जाता है। तो उस प्रकार आप एक हेल्दी सीड का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब है ट्रेडिशनल टूल, यानी कि पुराने टाइम पे हम क्या क्या टूल इस्तेमाल करते थे। देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ये जो प्लो है एक ट्रेडिशनल टूल है। आज इसको रिप्लेस कर दिया कल्टीवेटर ने। ये आपकी कल्टीवेटर है। देखिए इसमें देखिए पीछे एक फनल शेप की चीज़ है जिसमें बीजों को डाला जाता है और जिससे मिट्टी के अंदर बीज पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको आराम से समझ सकते हैं। जैसे जो आपके जो बैल हैं आगे बढ़ते जाएंगे और टिलिंग प्लोइंग होती जाएगी और बीज भी पहुँच जाएंगे। आजकल सीड ड्रिल का इस्तेमाल होता है। ये आपकी सीड ड्रिल है, इससे प्लोइंग हो जाएगी और साथ में सोइंग का प्रोसेस भी हो जाएगा। देखिए सीड ड्रिल का क्या फ़ायदा है, इसमें बहुत सारे छोटे लोहे के ब्लेड्स होते हैं, ठीक है। ये एक डेफिनेट दूरी पे होते हैं जिसकी वजह से एक डेफिनेट पोर्शंस में सारी जगह बराबर बराबर सीड पहुंचते रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको भी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। नीचे वाली मिट्टी ऊपर रहती है, ऊपर वाली मिट्टी नीचे चली जाती है, जिससे मिट्टी में एयर गैस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ सीड ड्रिल का सिस्टम। अब एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। देखिए अब आपको कन्फ्यूज़न होगी मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या है। कुछ बच्चे को एक समझते हैं, कुछ बच्चे अलग समझते हैं, हालांकि एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन किस प्रकार अलग है देखिए। मैन्योर क्या है, नेचुरल मेड चीज़ है, यानी कि ये प्रकृति से बनती है। फर्टिलाइज़र्स क्या है, इनको कंपनीज़ में केमिकल्स की हेल्प से बनाया जाता है। मैन्योर आपका डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है, एनिमल डंग हो सकता है। गाँवों में देखा होगा कि जो सारा कचरा है उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, गोबर वगैरह, ठीक है, उससे मैन्योर बनता है। फर्टिलाइज़र एक तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डायरेक्टली आपके क्रॉप में ऐड कर दिए जाते हैं, इनको फर्टिलाइज़र बोलते हैं इनको। अब फ़ायदा क्या है, फर्टिलाइज़र से क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मिट्टी में बहुत सारे केमिकल्स हो जाते हैं, एसिड बन सकता है और आपकी जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, यानी कि फसलें वहाँ नहीं उगेंगी। वहीं हम बात करें मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, लेकिन इससे आपके खेत को कोई नुकसान नहीं होता। मैन्योर में नेचुरल वेटनेस होती है, लेकिन फर्टिलाइज़र में नेचुरल वेटनेस नहीं होती। तो ये सारे कुछ एग्जांपल हैं। मैन्योर में क्या हो सकते हैं, आपके मरे हुए एनिमल्स या फिर उनका वेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, लेकिन वहीं हम बात करें फर्टिलाइज़र में ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है। एक वर्ड होता है रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल। रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल का मतलब है सॉइल के अंदर से जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो चुके हैं, जो मिनरल ख़त्म हो चुके हैं, उनको वापस में मिला देना रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल कहलाता है, ठीक है। एक होता है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, अर्थवर्म की हेल्प से
मैन्योर को तैयार किया जाता है। जब अर्थवर्म की हेल्प से मैन्योर तैयार की जाती है तो उस मैन्योर को हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, और इस प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। अब अर्थवर्म क्या करता है, यानी कि केंचुआ। अर्थवर्म एक फार्मर की हेल्प करता है, और जो हेल्प करता है वो हमारा फ्रेंड होता है, तो इसीलिए हम अर्थवर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स आर विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम। ये मैंने आपको बता दिया कि फर्टिलाइज़र और केमिकल से बने होते हैं, वो मैन्योर से डिफरेंट कैसे हैं। देखिए, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में बनते हैं, हमने यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी केमिकल बेस्ड है, तो इसलिए फर्टिलाइज़र कहलाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइज़र से क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो खेत है उसकी मिट्टी बंजर हो सकती है। ठीक है, पॉल्यूशन भी हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब है क्रॉप रोटेशन। इनका क्रॉप रोटेशन वर्ड का मतलब क्या, देखिए, खेतों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फसलें बोते रहना ही क्रॉप रोटेशन कहलाता है। कि अभी गेहूं का करा है, फिर बाजरे का हो गया, फिर मेज़ वगैरह हो गया, तो ये क्रॉप रोटेशन कहलाता है। ठीक है, आगे देखें, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होते हैं, देखिए, आपने क्लास 7th में इसके बारे में पढ़ा होगा। राइजोबियम बैक्टीरिया पेड़ पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, और क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के प्रोडक्ट यानी नाइट्रेट और नाइट्रेट बदलने का काम करते हैं, यानी कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेसर्स। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसर्स। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब है यानी कि दाल वाले पेड़ पौधे, जैसे दलहनी, पल्सेस वाले पेड़ पौधे, यानी मटर हो गया, दाल वाले जितने भी पेड़ पौधे सारे आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, छोटी सी टेबल है जिसमें फर्टिलाइजर मैन्योर डिफरेंस है। पहला देखते हैं क्या है, फर्टिलाइज़र इज़ मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट, यानी कि फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक होता है, यानी कि उसमें कार्बन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही हम बात करें मैन्योर में, ये ऑर्गेनिक होता है, यानी कार्बन वाली चीज़ें हैं, ये एनिमल वेस्ट से बनती हैं, किचन वेस्ट से बनती हैं। ठीक है, आगे फर्टिलाइज़र प्रिपेयरिंग फैक्ट्री, यानी जो फर्टिलाइज़र हैं फैक्ट्रीज़ में बनते हैं क्योंकि इनमें केमिकल होते हैं। मैन्योर फैक्ट्रीज़ में नहीं है, हमारे घर पे ही बन जाते हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, यानी कोई नमी, किसी भी प्रकार की नमी प्रोवाइड नहीं करवाती क्योंकि केमिकल होते हैं। वहीं बात करें मैन्योर की, इसके अंदर ह्यूमस होती है। ह्यूमस अगर हम बात करें तो ह्यूमस, अगर अपने जंगलों में, अगर आपने कभी जंगलों में गए तो देखा होगा, जो मिट्टी की ऊपर वाली लेयर है वो ब्लैक ब्लैक कलर की होती है। वो ब्लैक कलर की क्यों होती हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियाँ गिरती हैं, ब्रांचेस वगैरह गिरती है, कुछ एनिमल वहाँ मर जाते हैं, सड़ते गलते रहते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगला है फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इन फर्टिलाइजर में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, मैन्योर में ये थोड़ी कम आपको देखने को मिलती है। अब एडवांटेज ऑफ मैन्योर, यानी कि मैन्योर के क्या फ़ायदे। हम फर्टिलाइज़र की बजाय मैन्योर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों, लेकिन आजकल हम फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सभी को पैसा कमाना होता है, तो फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इससे क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्योर, देखते हैं क्या है। इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी की पानी को होल्ड करने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी पानी ज़्यादा स्टोर होता है। इट मेक सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्शन ऑफ गैसेज बिकम ईजी, यानी ये मिट्टी को पोरस यानी कि हॉलो, यानी कि बहुत सारे छेद छेद बन जाते हैं मिट्टी के अंदर, जिसकी वजह से गैसेज आराम से उसके अंदर ट्रैप हो जाती हैं। इसकी वजह से फ्रेंडली माइक्रोब, यानी कि ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या फिर कीटाणु जीवाणु भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, वो मिट्टी में ज़्यादा हो जाते हैं, जो फसलों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ, इससे सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा होता है, यानी कि सॉइल आपकी ख़राब नहीं, अच्छी हो जाती है। अब अगला है इरीगेशन। इरीगेशन मतलब क्या है कि भाई फसलों को पानी देना। वो हम कैसे देते हैं, कुओं से पानी हो गया, आजकल बोरवेल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सारा आपका क्या होता है, इरीगेशन, यानी कि सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप इज नोन एज इरीगेशन। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन के सोर्सेज क्या हैं, वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स, लीक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, इन सब से पानी आता है और हम वहाँ पे देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना, और बाकी का चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे।